चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेसन। आज के क्लास में बेसिकली जानेंगे हम जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में प्लेस्ड कर दें तो आप यहाँ एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम फर्दर इसे 2 पार्ट में कैटेगराइज करके डायपोल को प्लेस्ड करके पढ़ने वाले हैं। एक जब मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब दूसरा मेरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके केस में हम अपना इस डायपोल को प्लेस्ड करके स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो बेसिकली ईच एंड एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड and direction of electric field is constant. That means अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन इस डायरेक्शन में बोलें, ये EFL का डायरेक्शन है और इसमें हम कोई पॉइंट एज्यूम कर लें जो कि लाई कर रहा होगा इस रीजन में। मान के चलिए वो पॉइंट बेसिकली ABCD कोई इन्फिनाइट कोई सा पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा इसके यहाँ के मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। यानी अगर हम बोलें इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, हम अगर A पे बोलें तो सपोज यहाँ मान के चले इसे एक्स डायरेक्शन बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो सपोज ये E1 आई कैप अगर डायरेक्शन में आया, EA अगर है तो सेम यही एट अ पॉइंट B पे जो हमने एज्यूम यहाँ किया है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वही मैग्नीट्यूड E1 होना चाहिए और डायरेक्शन वही आई कैप के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस रीजन जो होगा बेसिकली ये मेरा रीजन जो होगा इसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बोलेंगे। तो ये बेसिकली डिफिनेशन था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम करेंगे क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम डायपोल को प्लेस्ड कर देंगे। यानी अब मेरा फर्स्ट सेक्शन रहने वाला है, स्टडी करेंगे डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्लेस्ड करके हम अपना कैलकुलेशन करने वाले हैं। मान के चलिए लेट अस कंसीडर ए डायपोल जिसका कि गिवन रहेगा डायपोल मोमेंट, डायपोल ऑफ गिवन डायपोल मोमेंट P, जिसका कि वैल्यू बोले तो 2QL जैसा कि हम देखे हुए हैं रहेगा, आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। हम यहां देख रहे हैं जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हुआ, इसमें बेसिकली हम एक डायपोल, ये E इंटेंसिटी है और डायरेक्शन कुछ यूं इस डायरेक्शन में दिखाया गया है। अब इसमें किए क्या, एक डायपोल को हमने प्लेस्ड कर दिया, यहां प्लस Q चार्ज है और माइनस Q चार्ज है, दोनों के बीच के सेपरेशन हमने यहां रखा हुआ है, वही स्टैंडर्ड 2L रखा हुआ है। तो एट फर्स्ट जब हम डायपोल को प्लेस्ड किए, डायपोल को हमने प्लेस्ड किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब होंगे तो वो फोर्स लगाएंगे चार्ज पे, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो दोनों पे लगने वाले फोर्स का अमाउंट भी हम पता लगा सकते हैं। हम बेसिकली वो एक्सप्रेशन F, ये रफ स्केच यहां देखते हैं थोड़ा, F अपॉन Q बराबर E लिखे थे, तो वहां से फोर्स का एक्सप्रेशन हम कोरिलेट करके QE लिख सकते थे।
अगर वहां पढ़े थे, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उस पे लगने वाला चार्ज पे जो फोर्स होगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर यही चार्ज नेगेटिव हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वेक्टर एक दूसरे के जो अपोजिट नहीं, यहाँ सेम डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यहाँ तो हम एक्सप्रेशन में देख रहे हैं ना F इक्वल क्यू ई, तो चार्ज यहाँ पॉजिटिव टू, ये दोनों का डायरेक्शन सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब नेगेटिव चार्ज हो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो चलिए एट फर्स्ट यहाँ मुद्दे वाली बात आती है कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा ये डायपोल। तो चलिए एट फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में प्लेस करें तो वो जो है, आप इस तरीके से आप लिखते आए, इधर से लिखें, उसके बाद ये लिखें, ये वाला सेक्शन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये तो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ाया हुआ भी है। तो चलिए देखते हैं फोर्स का कैलकुलेशन इस डायपोल के कारण क्या होने वाला है। तो चलिए फोर्स इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स यहां एक्सपीरियंस कौन कर रहा होगा? डायपोल सिस्टम। माना हमने ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसमें हमने प्लेस्ड किया इलेक्ट्रिक डायपोल को, ये पॉजिटिव चार्ज और ये वाला सेक्शन नेगेटिव चार्ज। इस पे लगने वाला फोर्स, ये अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मान के चलिए इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं या एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, है तो फोर्स जो एक्ट करेगा वो तो एक्स के डायरेक्शन में ही करेगा पॉजिटिव चार्ज के कारण। और अगर हम नेगेटिव चार्ज के कारण बोलें, अगर पॉजिटिव के लिए F1 हमने बोला और नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में, अगर इसे हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बोल दिया कि एक्ट कर रहा है, यहां कंसीडर किया हुआ आपको समझाने के उद्देश्य से, तो ये F2 वेक्टर है। F2 वेक्टर ही होगा क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो वो वाला एक्सप्रेशन अभी जस्ट जो बताया है Q टाइम्स ऑफ E, तो चार्ज फोर्स इक्वल चार्ज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर F2 को लिखें तो Q टाइम्स ऑफ माइनस Q चार्ज आया और E। तो चलिए हम लिखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस ऑफ चार्ज प्लस Q इज F1, देन F1 इक्वल्स क्या लिखे हुए हम? Q टाइम्स ऑफ E। सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियंस ऑफ चार्ज माइनस Q इज F2, वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहे हैं। तो F2 वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस Q टाइम ऑफ E। चलिए तो नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर बात करें, नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल इज, अगर बोले हैं इसे F नेट वेक्टर बोले हैं, तो हम लिख सकते हैं F नेट इक्वल F1 प्लस F2, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज पे F1 इस डायरेक्शन में वेक्टर में लग रहा है और ये नेगेटिव चार्ज पर ये पॉजिटिव प्लस Q है और ये माइनस Q है, इस पे F2 लग रहा है। तो नेट अगर हम बोले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का सम, तो F1 को हम लिखे हुए हैं QE और F2 को लिखे हुए हैं माइनस QE। तो दोनों का अगर सम करें तो ये बेसिकली कट जाता है, तो F नेट का वैल्यू यहां मेरा क्या आ गया? 0। तो ये निष्कर्ष हम एक नोट के भांति लिख सकते हैं। यहां अगर हम नोट डालें तो लिख सकते हैं इन यूनिफॉर्म रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
फोर्स एक्सपेरियंस बाय डाइपोल, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख दें, डाइपोल इज 0। जो अभी हमने ये निष्कर्ष लिखा उसे हम एक नोट के भांति सहेज के रख लिए। इन यूनिफॉर्म रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डायपोल पे फोर्स एक्सपेरियंस हो रहा होगा, फोर्स अनुभूत हो रहा होगा, वो बेसिकली 0 होगा। अब सेकेंड फिजिकल टर्म के बारे में बात करें, जब यहां फोर्स है तो अगर ये फोर्स इधर ये लगा रहा होगा और ये नेगेटिव पे F2 इधर लग रहा होगा, तो आप मान के चलिए कोई एक पॉइंट O था जिसके अबाउट तो ये टेंडेंसी रहा होगा, ये फोर्स का टेंडेंसी इधर जाने का रहा होगा और ये फोर्स का इधर जाने का रहा होगा। तो अगर आप नेट के बारे में सोचें तो ये नेट फोर्स जो होगा, ये रिजल्ट, ये जो डायपोल वाले सिस्टम को है कुछ इस तरीके से, ये फोर्स इधर लगा रहा होगा, ये फोर्स इधर लगा रहा होगा, ऐसे फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो सिस्टम बंधा होगा, ये कंस्ट्रेंट जो होगा इसके बीच के लेंथ, वो तो बेसिकली इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा होगा। तो ये रोटेशनल मोशन का काउज क्रिएट यहां कर रहा होगा। तो यही ये जो टॉर्क रोटेशनल मोशन जब यहां हो रहा होगा तो वो एसोसिएटेड टर्म होगा टॉर्क, जो कि हम पढ़े हुए भी हैं। तो चलिए सेकेंड फिजिकल टर्म हम पढ़ते हैं। ये फर्स्ट फोर्स के बारे में कैलकुलेशन पढ़े थे ए नंबर में। बी नंबर में पढ़ते हैं हम यहां टॉर्क के बारे में। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बारे में, टॉर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम रिट्रेस करते हैं ये वाला डायग्राम। चलिए इसे फ्रेश पेज में ही लिखते हैं। तो चलिए, फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस डायरेक्शन में हम ट्रेस करें, डाइपोल को हमने यहां प्लेस्ड कर दिया। ये F1 इधर एक्सपीरियंस कर रहा होगा प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण F2 कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बोले हैं, जैसे एरो के डायरेक्शन में बोले हैं, तो ये मान लिया हमने एक पॉइंट O है जिसके अबाउट ये रोटेशनल मोशन का बिहेव शो कर रहा होगा। तो ये टॉर्क जो होगा, टॉर्क बेसिकली हम पढ़े हुए भी हैं। ये टॉर्क को अगर यहां रफ में थोड़ा देखें, टॉर्क हम रोटेशनल मैकेनिक्स में 11th में पढ़ के आए हुए हैं। टॉर्क जो होता है टाउ, टाउ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये होता है R क्रॉस F, मतलब वो जो फोर्स जहां एक्ट कर रहा होगा उस फोर्स एक्टिंग पॉइंट से जिस सेंटर के अबाउट वो रोटेशन मोशन शो कर रहा होगा, वो जो होगा उसके बीच के पोजीशन वेक्टर, वो उसका क्रॉस लेंगे फोर्स वेक्टर के साथ, तो हम टॉर्क वेक्टर प्राप्त कर लेंगे, जो कि यही एक्ट करता है रोटेशन मोशन के टेंडेंसी को शो करने के लिए। तो चलिए इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं A, इस पॉइंट को O बोले ही हुए हैं और इस पॉइंट को बोले हुए हैं हम B। तो चलिए, टॉर्क एक्सपीरियंस ड्यू टू फोर्स F1 इज, इसे बोले हैं टाउ 1 बोल दिए हैं। तो बेसिकली R क्रॉस F, तो R तो मेरा बेसिकली ये वेक्टर, अगर R वेक्टर बोले यानी OA वेक्टर बोले हैं, ये वाला ही चाहिए हमें वेक्टर, तो OA वेक्टर बोले हुए हैं, OA क्रॉस F1 वेक्टर। सिमिलरली टॉर्क एक्सपीरियंस ड्यू टू
फोर्स F2 इज, इसे हम बोले हैं टाउ 2, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई ये समझने वाली बात नहीं। OB वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, क्योंकि R इसका बेसिकली ये वाला R होगा। चलिए अब नेट टॉर्क की अगर बात करें, नेट टॉर्क एक्सपीरियंस डाइपोल सिस्टम इज टाउ नेट बोले हुए हैं। ये बेसिकली होगा टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो चलिए इसे लिखते हैं OA क्रॉस F1 वेक्टर प्लस OB क्रॉस F2 वेक्टर। चलिए अब F1 F2 को यहां से रिप्लेस कर देते हैं। अभी जस्ट F1 F2 का एक्सप्रेशन लिखे, F1 का एक्सप्रेशन Q टाइम्स ऑफ E हो जाएगा और F2 का एक्सप्रेशन माइनस Q टाइम्स ऑफ E हो जाएगा। यहां वेक्टर लिख देते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एरो डिनोट करना इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। चलिए OA को हम यहां से ऐसा ही रहने देते हैं, OA रिप्लेस कर रहे हैं F1 को, तो इसे लिख सकते हैं QE प्लस OB को ऐसे रहने देते हैं, क्रॉस F2 को लिख देते हैं हम क्या, F2 को लिख देते हैं यहां से माइनस QE वेक्टर। तो टाउ नेट ये हो गया। अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये OA को हम इसी तरीके से रहने देते हैं OA, और ये वाला ये जो क्रॉस ये जो Q है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसे क्रॉस से बाहर कर दिए तो OA क्रॉस E ये वेक्टर फॉर्म में, प्लस OB और ये Q बाहर किए तो माइनस Q आया। जैसे चलिए लिख देते हैं ये बड़ी कोष्ट में माइनस Q। अब यहां OB क्रॉस E आ गया, OB क्रॉस E। अब ये नेगेटिव साइन को हम OB, अगर OB वेक्टर को माइनस हम लिख सकते हैं OB वेक्टर, इसका नेगेटिव करेंगे तो होगा क्या, इसका डायरेक्शन पलट जाएगा, यानी BO वेक्टर हो जाएगा। माइनस ऑफ OB वेक्टर को अगर माइनस लगा दें तो माइनस OB वेक्टर अगर लगा दें तो वो बेसिकली कि क्या हो जाएगा, BO वेक्टर। तो इसी तरीके से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये माइनस OB के साथ एडजस्ट कर देता हूं तो यह आ जाएगा क्या, OB वेक्टर, यानी इसे लिख सकते हैं प्लस Q BO वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। चलिए इतना लिख दिया और यहां से एक टर्म और बढ़ा दिए, OA वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। चलिए अब देखिए इस दोनों टर्म में कॉमन आ गया, Q आ गया और E आ गया, तो Q को कॉमन लिए OA वेक्टर प्लस BO वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। चलिए OA वेक्टर और BO वेक्टर आप डायग्राम में देखें, BO वेक्टर ये वाला वेक्टर प्लस OA वेक्टर, तो ये टोटल ये हो गया AB वेक्टर। तो Q इंटू AB वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का एक्सप्रेशन बेसिकली मेरा आ गया AB वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। चलिए अब इसे रिप्लेस अगर करें, AB को ये डाइपोल का जो है, ये डाइपोल मोमेंट P वेक्टर जो है, ये बेसिकली इसका अमाउंट क्या, जितना बड़ा वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी अगर ये इस वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये एक्स एक्सिस बोले हैं तो ये एरो डिनोट कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और इसका लेंथ जो बता रहा है ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो बेसिकली वेक्टर का जो ये लेंथ होता है ना, वही उसका मैग्नीट्यूड होता है, और ये एरो डायरेक्शन दिखाता है कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो बेसिकली अगर ए बी वेक्टर का हमें फाइंड करना है कि ये कितना मैग्नीट्यूड का है, तो जितना इसका लेंथ है उतना ही, तो ये लेंथ पी वेक्टर के बराबर है, क्योंकि ये वेक्टर जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी बराबर क्या है, 2ql है ना, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड इतना अमाउंट है,
तो इसे हम पी वेक्टर बोले हुए हैं, तो इसे हम खूब आसानी से लिख सकते हैं ये पूरे क्वांटिटी को क्या, Q इंटू दोनों के बीच के, बेसिकली ये है क्या, Q इंटू दोनों के बीच चार्ज के बीच का सेपरेशन, तो चार्ज सेपरेशन इंटू उसके बीच में जो मतलब वो जो चार्ज प्लेस्ड किए हैं इसका मल्टीप्लीकेशन बेसिकली होता है ना, ये जो बेसिकली लिखा हुआ है Q इंटू 2L, यानी ये दोनों के बीच का लेंथ और इंटू चार्ज, तो इसे लिख सकते हैं पी वेक्टर। तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हम लिख सकते हैं टॉर्क वेक्टर को। तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा होगा एट अ सर्टेन पॉइंट के अबाउट, अगर ये वो जो सर्टेन पॉइंट है इसके अबाउट अगर ये रोटेशनल मोशन शो कर रहा है तो वो टॉर्क का एक्सप्रेशन आएगा मेरा टाउ इज इक्वल पी क्रॉस ई। अब बोलिएगा आप इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, तो चलिए पी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और हमें ई वेक्टर तो बेसिकली इस इधर बोले हुए हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो आप देखिए ये जो है इसे इस डायरेक्शन में रखें तो ये जो अगर इसे एक्स एक्सिस बोलें तो ये जो है माइनस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में दिखा रहा है, टॉर्क वेक्टर लग रहा है। ये राइट हैंड थंब रूल से देखिए ई वेक्टर के तरफ हाथ रख के पी के तरफ हाथ घुमाए तो ये थंब जो अंदर की डायरेक्शन में दिया हुआ है, यानी इधर रखे हैंड और ये पी के तरफ में इसे कर्ल किए तो ये जो थंब है डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया ये टॉर्क वेक्टर का एट दिस पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट फिजिकल टर्म, ये टॉर्क जब होगा तो ये सिस्टम कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होगा, तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा क्योंकि ये इसके पोजीशन के कारण ये एनर्जी एसोसिएट हुआ होगा। तो चलिए अब एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक छोटा सा एक्सप्रेशन ये देख लेते हैं, टाउ को अगर हम मॉड निकालना चाहे तो इसे लिख सकते हैं मॉड पी मॉड ई और साइन थीटा। यहां जो थीटा जो होगा एंगल बिटवीन होगा ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा। तो अच्छा इसे फर्दर ये भी लिख सकते हैं पीई साइन थीटा। ये थीटा आप जान लें, थीटा रट मतलब दिमाग में बैठा लें, ये थीटा जो है एंगल बिटवीन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हम यहाँ अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और पी वेक्टर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये पी वेक्टर हुआ तो इसके बीच में बना एंगल ये थीटा होता है, तो इसका साइन थीटा ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो ये हो जाएगा। तो चलिए एनर्जी की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा अगर डायपोल को प्लेस्ड कर दें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब एक डायपोल को हम प्लेस्ड कर दें यूनिफॉर्म रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान के चलिए ये यूनिफॉर्म रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ट्रेस किया, एक डायपोल को इसमें हमने प्लेस्ड कर दिया हुआ है। सपोज इस पर जो है टॉर्क लग रहा है, ये तो आप बाखूबी अब तक देख के आ गए हैं, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज है। ये सर्टेन अमाउंट रोटेट कर गया, टॉर्क इस पे लग रहा था जो फोर्स के कारण, वो सर्टेन अमाउंट एट द सर्टेन पॉइंट ये रोटेट कर गया। मान के चलिए वो रोटेट जो किया वो सर्टेन थीटा एंगल रोटेट किया, थीटा एंगल रोटेट किया। तो चलिए इस थीटा को, ये थीटा नहीं मान लीजिए, इसे अल्फा मान लीजिए क्योंकि थीटा हमने पहले टेकन कर लिया है, ठीक। तो अब ये जो ये रोटेशन में वर्क करना पड़ा होगा, वो टॉर्क को वर्क करना पड़ा होगा, तो वर्क डन बाय द टॉर्क। तो ये टॉर्क का जो वर्क हम बोले स्मॉल वर्क, अगर वर्क डन बाय द टॉर्क एट डिस्प्लेस्ड स्मॉल एंगल डी ऑफ बोले तो अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल यहां हम टेकन करके चले हैं, ये एंगल अल्फा बेसिकली है,
वर्क डन क्या होगा जब वो स्मॉल एंगल में क्या क्या होगा, ये इधर मूव कर गया होगा, रोटेट कर गया होगा। तो अगर बोले डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टाउ डी थीटा, क्योंकि ये एंगुलर वर्क करना पड़ा होगा। चलिए बेसिकली अब मेरा काम है, हमने तो टॉर्क का जो फॉर्मूला अभी पढ़ा, ये पीई साइन जो था थीटा पढ़ा था, जहां की थीटा था एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर था। लेकिन हमें यहां अल्फा दिया हुआ है जो कि हॉरिजेंटल है। बेसिकली अगर ये देखें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ये एंगल थीटा था ना, ये एंगल मान के चलिए वहां थीटा दिया हुआ था, तो ये एंगल को हम अल्फा के टर्म में इलिमिनेट कर दें तो क्या आएगा, 90 माइनस अल्फा। तो चलिए इसे लिख लेते, पीई साइन 90 माइनस अल्फा। तो ये बेसिकली हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा, यानी पीई कॉस अल्फा। ये टॉर्क इन टर्म ऑफ अल्फा के टर्म में आ गया। तो चलिए अब यहां से डी डब्ल्यू का एक्सप्रेशन अगर लिखे तो डी डब्ल्यू इक्वल ले सकते हैं टी ई कॉस अल्फा डी अल्फा। अब चलिए ये वर्क कहां से कहां तक के लिए करना पड़ा होगा, जब 0 डिग्री अल्फा हुआ होगा वहां से कहां तक, थीटा एट अ सर्टेन एंगल, वहां तक जहां तक डायपोल मोमेंट के बीच पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच के एंगल थीटा होगा, वो बेसिकली है क्या, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा तक अल्फा हो सकता है अगर ये थीटा एंगल हो जाए तो चलिए पीई कॉस थीटा डी अल्फा, इसका इंटीग्रेशन 90 माइनस थीटा के बीच में। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो बेसिकली पीई जो वैल्यू है मेरा, ये कांस्टेंट है, तो पीई को बाहर कर लिए, कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन किए, तो पीई साइन अल्फा। अब ये किसके किसके बीच में, 0 से 90 माइनस थीटा के बीच में। तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, अगर लिखें तो पीई साइन अल्फा के जगह पर 90 माइनस थीटा, और ये साइन 0 पर वैल्यू 0। तो इसे लिख सकते हैं, यहां डी डब्ल्यू का जो अमाउंट आया पीई कॉस थीटा। अब चलिए हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत पहले शुरुआत में बिगिनिंग जब कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी सब ये लिखना, तो वहां हम पढ़े थे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो उसे लिखे थे डी डब्ल्यू इक्वल्स माइनस डी यू। तो अगर डी यू बोले तो माइनस डी डब्ल्यू, तो यहां डी डब्ल्यू का वैल्यू इसमें रख दिए, तो आ गया मेरा पीई कॉस थीटा और ये माइनस साइन के साथ डी यू। चलिए अब इस फॉर्मूला को कुछ हम देखते हैं, कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में डायपोल होगा, कब नॉन इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसे बेसिकली अगर लिखे तो डी यू इक्वल लिख सकते हैं पी माइनस पी डॉट ई। चलिए तो ये दोनों फार्मूला को आप ध्यान में रखिए, और नेक्स्ट हम इस पे देखते हैं कब डायपोल इक्विलिब्रियम में होगा, कब नहीं होगा। एनर्जी जिस पोजीशन पे मिनिमम हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, उस पोजीशन पे जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। जिस पे ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा वो जो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो चलिए मैक्सिमम जिस केस में होगा उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। चलिए देखते हैं। आप अभी जस्ट एक एक्सप्रेशन देखे यू का, एक था माइनस पीई कॉस थीटा, और ये एक्सप्रेशन और एक लिखा हमने u इक्वल पी डॉट ई, इसी से लिखा था माइनस पी डॉट ई। चलिए अब अगर बात करते हैं थीटा पे कमिटमेंट करेंगे तो ये मिनिमम मैक्सिमम देगा। ये कॉस थीटा 0 हो जाए तो कब 0 होगा, थीटा जब 90 हो जाए तो u का वैल्यू क्या होगा, u का वैल्यू बेसिकली 0 हो जाएगा। जब पोटेंशियल 0 हो जाएगा, जब एनर्जी पूरे उस सिस्टम का 0 एट दिस पॉइंट पे रहेगा, तो वो सिस्टम जो होगा, जब एनर्जी 100%, वैसे आप पढ़ के भी आए ना, जब कभी एनर्जी लॉस 100% हो जाता है तो वो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। तो एट दिस पॉइंट हम लिख सकते हैं, एट दिस पॉइंट डाइपोल आर इक्विलिब्रियम, इसे शॉर्टकट में लिखे पोजीशन।
अच्छा चलिए, ये जब 90 पे रहा था तब वो इक्विलिब्रियम में सिस्टम आया था, यानी अगर बोले थीटा इक्वल 90 डिग्री, दैट्स मीन्स ये ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल जब 90 हो जाएगा तो वो कब आएगा। मान के चलिए ये ई वेक्टर हुआ और पी वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाए, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये 90 डिग्री होगा, तब इस केस में इक्विलिब्रियम होगा, यानी डाइपोल को हम प्लेस्ड इस डायरेक्शन में कर दें, माइनस या प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो ये पी वेक्टर इधर और इधर इस अभी ई वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच में होने वाला एंगल 90 डिग्री, तो इस केस में ये इक्विलिब्रियम इन कंडीशन शो करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जब u थीटा इक्वल 180 आ जाए, थीटा 180 डिग्री हो जाए, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा ये cos थीटा 180 में बेसिकली होता है मैक्सिमम u होगा, जैसे cos थीटा का बेसिकली वैल्यू 180 पे जो होता है -1 होता है, तो ये वैल्यू PE के वैल्यू शो करेगा, जिस केस में ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन जैसे यहां अगर देखें तो ये 180 होने के लिए P इस डायरेक्शन में, E इस डायरेक्शन में,